नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों में मैंने 2-3 वीडियोस बनाए इलास्टोमर एंड कंपाउंडिंग से रिलेटेड। तो उन वीडियोस में मैंने देखा ये कि वो वीडियोस प्योरली टेक्निकल हैं, जिसको प्रोफेशनल्स ज़्यादा समझ पा रहे होंगे जो प्लास्टिक लाइन से जुड़े हुए हैं। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो जो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट होगा वो थोड़ा ग्रेस्प कर पा रहा होगा वीडियो को देखकर कि बेसिकली इलास्टोमर या ग्लास फिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों किया जाता है, इलास्टोमर का यूज कब करते हैं कब नहीं करते हैं, कौन सा इलास्टोमर यूज करना चाहिए कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, किस पॉलीमर में यूज होता है, किस रेशियो में यूज किया जाता है। ये बहुत सारी बातें थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई मैं करूँ, जिससे अगर कोई स्टूडेंट हो जो इस समय प्लास्टिक लाइन की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे सीपेट का हो, डिप्लोमा या बीटेक वाला हो, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से बताया जाए, क्योंकि मैंने जो बनाया है वीडियो अभी तक वो प्योरली टेक्निकल है। जो प्लास्टिक लाइन में जो जॉब कर रहा हो, कंपाउंडर हो या मास्टर बैच बनाने वाला हो, वो तो अच्छे से समझ लेगा। लेकिन अगर कोई नया है, प्लास्टिक से हटके है, प्लास्टिक से हटके अगर कोई है तो उसके तो सर से ऊपर चला जाएगा, सब कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें तो समझ पाएगा वो, कुछ चीज़ें उसके हो सकता है माइंड से ऊपर की हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ। तो मेरे लिए हर चीज़ मतलब बहुत ही इजी है। जो भी मैंने बताया एक तरह से बस इस कंपाउंडिंग, मास्टर बैच या जो प्लास्टिक की प्रोसेसिंग है, बहुत सारे प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं। इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग है, ब्लो मोल्डिंग है, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग है, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग है, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग है, ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन प्रोसेस है, पाइप एक्सट्रूजन है, सीट एक्सट्रूजन है, थर्मोफार्मिंग है, रोटेशनल मोल्डिंग है। बहुत सारी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं प्लास्टिक को प्रोसेस करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इनिशियल से बताया जाए, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बहुत बीच से शुरू कर दिया, जो कि हर किसी के समझ से परे हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है समझ पाए हो, ना कुछ ना समझ पाए हो। तो मैं सोच रहा हूँ जब बता ही रहा हूँ चीज़ों को, तो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से शुरू किया जाए। जैसे कि शुरुआत में मैं ये बताऊँ कि प्लास्टिक या पॉलीमर, उसके थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को बताऊँ। प्लास्टिक में आएंगे तो अभी आजकल देखेंगे आप, आपकी डेली लाइफ में अगर मॉर्निंग से शुरू करें, जैसे आप टूथब्रश एक सिंपल ले लीजिए, ब्रश करते हैं, मतलब प्लास्टिक से शुरुआत होती है। और नाइट में अगर सोते समय आप बल्ब बंद करने जाते हैं, जो इसका स्विच बोर्ड है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। जो एलईडी लाइट्स हैं वो भी प्लास्टिक की बनी हुई हैं। आपका मोबाइल जो सोने लाइट बंद करने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। लेकिन कौन सा प्लास्टिक है ये हर कोई तो खैर नहीं समझ पाएगा। जो प्लास्टिक लाइन में है, ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड है या जॉब कर रहे हैं या उस लाइन में किसी भी तरह से जुड़े हैं, वो तो जान जाएंगे। लेकिन बाकी अदर के लोगों के समझ से परे की चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि पहले प्लास्टिक को ही कैटेगराइज कर दूँ, प्लास्टिक है क्या। तो प्लास्टिक में आप देखते हैं कि डेली लाइफ में काफ़ी यूज हो रहा है, और डे बाय डे मेटल्स को काफ़ी हद तक प्लास्टिक से रिप्लेस किया भी जा चुका है, और प्रोसेस चल भी रहा है कि जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, मेटल को हम प्लास्टिक से रिप्लेस कर दें। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेटल में जंग लग सकता है, प्लास्टिक में जंग नहीं लगता। मेटल को अगर एक बार क्या है कि बना दिया, कोई शेप दे दिया, फिर उसको रिशेप करने जाएंगे तो वो लगभग ख़राब हो चुका होगा, उसको वो दोबारा रिशेप नहीं कर सकते।
लेकिन यही प्लास्टिक में आप आएंगे, प्लास्टिक से आपने कोई चीज़ बनाया, यूज किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वो रिसाइकिल होके उसमें कुछ केमिकल्स डाल के और कुछ प्रोसेस एड्स हैं वो डाल के फिर से उसे रिन्यू करके आपके सामने ले आएंगे, फिर से बन के आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये फ्रेश है या रिसाइकिल में है। तो जो फर्स्ट टाइम रिसाइकिल होता है तो नियरेस्ट टू फ्रेश के बराबर ही होता है, अगर उसको ढंग से प्रोसेस किया गया है। बाकी प्लास्टिक तो बहुत अनलिमिटेड टाइम तक रिसाइकिल कर सकते हैं आप, बस आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें जो प्रोसेस एड्स हैं वो ज़रूर पड़ने चाहिए। जो भी प्रोसेस एड्स हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट, लुब्रिकेंट, यूवी स्टेबलाइज़र और बहुत तरह के वैक्स वगैरह होते हैं, वो सब यूज होते हैं। तो अगर प्लास्टिक को मेजर कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक होती है कमोडिटी प्लास्टिक और दूसरी होती है इंजीनियरिंग प्लास्टिक। अभी हम थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि थर्मोसेट अब का यूज़ जो है लगभग ना के बराबर हो गया है। वो भी एक कैटेगरी है प्लास्टिक को डिवाइड करने की, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक वही जिसको बार बार रीमोल्ड कर सके और थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेट मतलब एक बार अगर आपने शेप दे दिया दोबारा उसको प्रोसेस करके दोबारा उसी शेप पे साइज में नहीं ला सकते, वन टाइम यूज का होता है थर्मोसेट। लेकिन जो प्लास्टिक होता है प्लास्टिसिटी उसमें होती है, प्लास्टिक मतलब ही होता है कि जिसको दोबारा बार बार शेप दिया जा सके। तो अभी हम प्लास्टिक को डिवाइड करते हैं इस तरह से यूज के बेसिस पे, जैसे जनरल पर्पज प्लास्टिक है और एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक है। अब जनरल पर्पज प्लास्टिक में देखेंगे तो आपका PP, HD ये सारे जनरल पर्पज में आ जाते हैं, जिनको पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ये सारे आपके कमोडिटी प्लास्टिक में है। और इंजीनियरिंग प्लास्टिक में अगर आप जाओगे, उनको टर्म इंजीनियरिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि उनसे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उनमें एक स्पेसिफिक डायमेंशन होता है, उसमें थोड़े वार्पिश श्रिंकेज कम होते हैं। टेंसाइल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें टेंसाइल, फ्लेक्सुरल, आइजोड, मॉडुलस, इलॉन्गेशन, ये सारी चीज़ें एक फिक्स्ड वे में होती हैं और जिससे उनका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक में भी मेजर जो है नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, PBT है, ABS है, पॉलीकार्बोनेट यानी PC है, HIPS है, GPPS है, SAN है, PMMA है और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनका इस्तेमाल कम होता है, जैसे PPS, पॉलीफेनिलीन सल्फाइड, और SMMA भी होता है। जैसे PMMA है वैसे SMMA भी होता है, SMA भी होता है और ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं जिनको इंजीनियरिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में डाला गया है। जो मोस्ट वाइडली यूज होने वाले हैं वो आपके ही ABS, PC, नायलॉन, PBT ये है। और उसके बाद एक और कैटेगरी आ जाती है अलॉय की, जिसमें दो डिफरेंट इंजीनियरिंग प्लास्टिक को यूज करके उनके साथ कोई कपलिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद उनकी अलॉइंग कर दी जाती है। तो वो दो प्लास्टिक यानी दो पॉलीमर के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस अलॉय में आ जाता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि PC का PBT के साथ अलॉइंग किया जाता है, PBT और PET की अलॉइंग होती है, ABS की PC के साथ अलॉइंग होती है। ये सारे अलॉइंग करने का रीज़न है उससे प्रॉपर्टी को इन्हेंस करना है, प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ऐसे ABS और PC मिला दिया जाए, ABS का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है लेकिन PC में इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ABS PC को मिलाने से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी इम्पैक्ट काफ़ी होती है लेकिन वेट कम हो जाता है, क्योंकि ABS की डेंसिटी 1.04 है और PC की डेंसिटी 1.2 होती है। अगर उनको 50-50 रेशियो में भी अलॉय बना दिया जाता है करके तो 1.1 या 1.11 के आसपास डेंसिटी आती है। लेकिन
प्रॉपर्टी काफ़ी इनहेंस हो जाती है, क्योंकि पीसी में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से एलॉइंग करने से क्या है कि प्रोडक्ट का वेट भी कम आता है और प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। पीसी थोड़ा महंगा होता है, ये सस्ता होता है, तो प्राइस बेनिफिट मिलता है, वेट का जो डिफरेंस है उसका बेनिफिट मिलता है, और प्रॉपर्टी हाई तो रहती ही है। इसी तरह से और पीसी पीबीटी और पीसी की अलाइन करने से उसमें भी प्रॉपर्टी अच्छी आती है, और श्रिंकेज, जैसे पीबीटी में श्रिंकेज ज़्यादा होता है और पीसी में कम होता है। तो क्या है कि पीसी पीबीटी का अलाइन कर दो तो श्रिंकेज काफ़ी कम हो जाता है। तो इनका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर डोर हैंडल्स वगैरह में होता है। गाड़ियों के जो डोर हैंडल्स जो महंगे वाले होते हैं उन सब में एलॉयज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एलॉय मतलब कि कपलिंग एजेंट के साथ साथ जब दो पॉलीमर मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के पॉलीमर्स, पीसी भी इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, पीबीटी भी इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, और जब दो अच्छे लोग मिलेंगे किसी मजबूत लिंक के थ्रू, तो फिर उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा ही होगा। जितनी महंगी गाड़ियाँ हैं सब में डोर हैंडल्स जो होते हैं ज़्यादा एलॉयज होते हैं। जो सस्ती गाड़ियाँ हैं, सस्ती में आप कोई भी ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए वैगनार ले लीजिए, ये सेंट्रो वगैरह ले लीजिए, इन सब के डोर हैंडल्स आपको सिंपल कोई भी या तो एबीएस में बना होगा या नायलॉन 6 वगैरह का बना होता है। लेकिन जितनी महंगी गाड़ियाँ उन सब में एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ खाली डोर हैंडल से रिलेटेड। एक डोर हैंडल ही समझने के लिए काफ़ी है, बाकी गाड़ियों के इंटीरियर्स भी अब जैसे महंगी गाड़ियाँ लेंगे उसमें ज़्यादातर एलॉयज रहेंगे अंदर भी। सस्ती गाड़ियों में तो कुछ भी लगा दिया। इवन रिसाइकिल भी यूज हो रहा है, अच्छी अच्छी कंपनियाँ रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हैं। अब उसमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बम्पर आप देखिए, कोई मोटरसाइकिल वाला अगर आपकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है ना, तो बम्पर ऐसा लगता है कागज़ की तरह फट गया, जबकि बम्पर का जो स्पेसिफिकेशन है वो नो ब्रेक होना चाहिए। मतलब डिज़ाइन जो की जाती है R&D की टीम के द्वारा कि अगर किसी मटेरियल से बम्पर बनाया जाता है, कार बम्पर जनरली पीपी होता है, टैल्क फिल्ड पीपी विद EPDM। इसमें इम्पैक्ट स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब वो आप कोई भी टक्कर मारे वो पिचक जाना चाहिए, लेकिन ऐसे पेपर की तरह फटना नहीं चाहिए। मैंने तो प्रैक्टिकली देखा, मेरी गाड़ी का खुद ही फट गया था। मोटरसाइकिल वाला हल्का सा टक्कर मारा और फट गया, ऐसा लग रहा है जैसे पेपर फट गया हो। तो सोचो कितना थर्ड क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है सस्ती गाड़ियों में। सस्ती में तो खैर मुझे पता है, महंगी में मैं नहीं बोल सकता क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन महंगी में जनरली आप समझ सकते हैं अच्छे पॉलीमर्स यूज होते हैं। बाकी आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी का टक्कर मार के। खैर है तो मजाक है भाई, गाड़ी हमेशा सेफली ही चलाइए। आगे भी ध्यान देना जितना ज़रूरत उतना पीछे भी देखना पड़ता है, विशेषकर 4 व्हीलर वालों को। तो मैंने बताया इंजीनियरिंग प्लास्टिक और कमोडिटी प्लास्टिक। कमोडिटी प्लास्टिक मैंने बता दिया, जो जितने भी इथिलीन शब्द जिसमें जुड़ा, प्रोपिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ये सारे आपके कमोडिटी में आते हैं। कमोडिटी प्लास्टिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनसे ज़्यादातर कमोडिटी आइटम ही बनता है। अब आप देखिए, चेयर हुआ HDP का, PP का भी चेयर होता है, टेबल HDP या PP के होते हैं। घरों के जो बर्तन होते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन, वो भी ज़्यादातर PP वगैरह के बने होते हैं। और मग्गा बाल्टी PP का बना होता है, कंघी PP की बनी होती है। और क्या एग्जाम्पल दें, प्लास्टिक के गिलास वगैरह जो होते हैं वो सारे PP, यही HDPP इन्हीं से मिक्स होकर सारा बनता है, मॉडल्स वगैरह काफ़ी। तो कमोडिटी टर्म देना भी, घरेलू प्लास्टिक मतलब घर में यूज होने वाली चीज़ें जो ज़्यादा होती हैं। इंजीनियरिंग प्लास्टिक में इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है भाई, इसको अपलोड करने में भी मुझे टाइम काफ़ी लगेगा। तो बाकी चीज़ें अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को जैसे किसी को, देखो भाई मेरे पास तो सारी जानकारी है बताने, तो मैं कुछ भी वीडियो बनाता रहूँगा 4-5 घंटे लगातार।
पता नहीं कितने घंटे बनाऊंगा तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही आपको एक टर्म बताओगे ना, उस टर्म पे मैं लगभग 2-3 घंटे एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ों को एक ही एक शब्द पे। तो मैं ऐसे कुछ भी वीडियो बनाऊँ, आपके काम की हो या ना हो पता नहीं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत समुद्र सा जैसा है, बहुत ब्रॉड फील्ड है। तो मैं अगर ये वीडियो बनाता रहूँगा तो पढ़ते पढ़ते आपको 10-15 साल हो जाएगा, वीडियो देखते देखते ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई इंटरव्यू अगर आपका आने वाला है, वो कोई भी कंपनी हो, आप कंपनी का नाम बता के भी मुझसे कोई भी पूछ सकते हैं कि सर ये कंपनी आ रही तो ये क्या पूछ सकती है हमसे, या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पॉलीमर से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, किसी पेपर में, किसी भी चीज़ में अगर पॉलीमर शामिल है तो आप अपनी क्वेरी डाल के पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर बता दूंगा। जो आप ये सोचे कि मैं गूगल उठा के गूगल पे सर्च कर लूँगा, तो गूगल पे किसी भी चीज़ का ना एक बहुत लंबा रेंज दिया होता है। आप किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट उठा के देख लीजिए, ऐसा लंबा रेंज देगा ना कि उसमें कन्फ्यूज हो जाए कि एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक्चुअल डेंसिटी क्या है, क्योंकि हर मटेरियल के बहुत सारे वेराइटीज़ होती है। उसमें कोई कोपॉलीमर है, कोई रैंडम है, कोई होमो है, कोई क्रिस्टलाइन है, कोई अमॉर्फस है, कोई ग्लास फील्ड है, कोई प्लेन है, कोई मिनरल फील्ड है। इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं सब पॉलीमर्स की कि अब बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे गूगल पे देख कर, कुछ समझ में नहीं आएगा कि लगेगा सारे का रेंज मतलब सब मिलता जुलता ही लगेगा। आप प्रोसेसिंग गाइडलाइंस देखना चाहेंगे कि पीपी को प्रोसेस करना हो तो हम क्या टेम्परेचर लें, इंजेक्शन मोल्डिंग करने के समय या कंपाउंडिंग के समय, तो उसमें ऐसे रेंज दे देगा ना कि आप कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि पीपी प्लेन भी होता है, पीपी 10% टैल्क फील्ड भी होता है, 20% टैल्क फील्ड, 30%, 40%, 50% टैल्क फील्ड भी होता है, और ग्लास फील्ड भी होता है। ऐसे 10, 20, 30, 40, 50। अब ग्लास के साथ एफआर का भी एडिशन होता है, मिनरल के साथ भी एफआर का एडिशन होता है। तो इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, इसलिए गूगल में हमेशा एक रेंज दिया रहता है कि इस रेंज से लेकर के इस रेंज के बीच प्रोसेस होगा। लेकिन जो इंटरव्यू में आपसे कोई पूछने आएगा तो कहिएगा मुझे अगर 30% ग्लास फील्ड पीपी बनाना है तो आप प्रोसेस पैरामीटर क्या रखेंगे ट्विन स्क्रू पे। अगर वो उसके यहाँ एक्सट्रूडर है, कंपाउंडिंग करता है, या चलो मोल्डिंग लाइन का ही बंदा आ गया जिसके यहाँ मोल्डिंग होती है, या ब्लोन फिल्म वाला आ गया, या पाइप एक्सट्रूजन का आ गया, या सीट एक्सट्रूजन का आ गया, किसी का भी आ गया, तो ये पार्टिकुलर ग्रेड भी दे सकता है कि ये जैसे रिलायंस का कोई ग्रेड दे सकता है, या IOCL को कोई PP वगैरह का कोई ग्रेड दे देगा। वो उस ग्रेड का प्रोसेसिंग टेम्परेचर पूछ लेगा कि ये है, इसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर बता दो क्या होगा। तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने गूगल में देखा सबका लगभग ऐसा रेंज दे देगा कि सारे पॉलीमर लगभग उसी रेंज में आ जाएंगे, कवर कर जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको कुछ एग्जैक्ट जानना है, एकदम प्रिसाइजली जानना है किसी के बारे में, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। कमेंट वाले बॉक्स में आप कर ही सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल अच्छा सा एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसा बता दूंगा कि शायद आपको पढ़ने की पूरी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाएंगे कहीं भी। तो मेरे हिसाब से बेटर यही होगा कि मैं तो वीडियो जैसे डालते रहूँगा, मैं पर डे 4 घंटे बैठ के बनाऊँ तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मास्टर बैच, कंपाउंडिंग, पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स, रबर, और रेनफोर्सिंग जो होती है पॉलीमर्स की, एलॉइंग होती है, बहुत लंबा चौड़ा है भाई। रोज़ 2-4 घंटे की वीडियो बनाता रहूँगा तो भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों को अगर जानना है तो सबसे बेस्ट यही है कि देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप वही पढ़िए, वही जानिए जिससे आपको तुरंत सक्सेस मिले। ठीक है, बाकी पूरी ज़िंदगी पढ़िए समझने के लिए सारा चीज़। तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको जानना क्या है। ओके, थैंक यू।